एक औरत की उम्र 100 साल से भी ज्यादा थी, लेकिन उसकी त्वचा अब भी चमकदार और स्मूथ दिखती थी। वो हर रोज दूध से नहाती थी और नहाने के बाद वही दूध सड़क पर बैठे गरीब लोगों को पीने के लिए दे देती थी। उन्हें ये नहीं पता था कि ये उसका नहाया हुआ दूध है। असल में वो औरत जवान लड़कियों की ताकत चुरा कर खुद को जवान रखती थी। जैसे ही वो उनकी ऊर्जा लेती, लड़कियां अचानक बूढ़ी हो जाती थीं। सब कुछ तब शुरू हुआ जब एक दिन राजा काजर ने उसे एक पुरानी गाड़ी में देखा। उसकी खूबसूरती पर मोहित होकर राजा ने उसी वक्त उससे शादी कर ली। लेकिन शादी की पहली ही रात उस औरत ने राजा को मार डाला और अपने लोगों की मदद से पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया। रानी बनने के बाद उसने काले जादू का सहारा लिया। एक दिन सिपाही एक जादुई शीशा लाए। रानी हर रोज उससे पूछती कि दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत कौन है। कई सालों तक आईना उसी का नाम लेता रहा, लेकिन एक दिन आईने ने कहा कि अब उससे ज्यादा खूबसूरत एक लड़की है। वो लड़की थी राजा की बेटी स्नो व्हाइट, जिसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद थी। राजा की मौत के बाद रानी ने स्नो व्हाइट को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया, जहाँ वो 10 साल तक कैद रही। उधर पूरे राज्य में भुखमरी फैल गई, लेकिन रानी फिर भी दूध से नहाती रही। एक दिन आईने ने कहा कि अगर रानी को हमेशा जवान रहना है तो उसे स्नो व्हाइट का दिल खाना होगा। रानी ने अपने भाई को लड़की का दिल लाने भेजा, लेकिन उसे देखते ही उसका मन बदल गया। इसी मौके पर स्नो व्हाइट ने उस पर हमला किया और भाग निकली। सिपाहियों से बचते हुए वो एक नाली में कूद गई और बहते पानी के साथ समंदर तक पहुंच गई। ये खबर मिलते ही रानी ने थोर नाम के एक शिकारी को बुलाया और वादा किया कि अगर वो लड़की को वापस लाएगा तो उसकी मरी हुई पत्नी को जिंदा कर देगी। थोर ने जंगल में स्नो व्हाइट को ढूंढ लिया। जब रानी का भाई उसे लेने आया तो थोर ने मना कर दिया। उसे समझ आ गया था कि रानी झूठ बोल रही है और स्नो व्हाइट के पास कुछ ऐसा है जो रानी किसी भी कीमत पर चाहती है। तभी थॉर ने स्नो व्हाइट का हाथ पकड़ा और दोनों जंगल में भाग गए। मैंने पुरानी कारों की बैटरियां जोड़ जोड़ कर एक सिस्टम बनाया और सीधे कुएं से पानी खींचने के लिए एक वाटर पंप जोड़ दिया। फिर मैंने पेड़ों की टहनियों से एक ऊंचा स्टैंड बनाया, उसके ऊपर एक छोड़ी हुई साइकिल टांग दी और सारे तार जोड़ दिए। जब उन तारों से कबाड़ लोहे से बने ब्लेड्स को बिजली मिली तो पंखा घूमने लगा। इस घर में बने पवन चक्की की मदद से पूरे गांव को खेती के लिए पानी मिलने लगा। और जब अकाल के वर्षों में खाने की कमी से लाखों लोग मर गए, तब विलियम्स गांव इस साधारण पवन ऊर्जा जनरेटर पर निर्भर होने के कारण एकमात्र ऐसा गांव था जहां कोई भी भूख से नहीं मरा। और इसी तरह मैंने अपने पूरे गांव को बचाया। लेकिन मैं कभी भी कोई टॉप स्टूडेंट नहीं था। मैं तो बस एक ऐसा बच्चा था जिसे स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि मेरा परिवार फीस नहीं भर सकता था। मेरा परिवार पहले बहुत अमीर हुआ करता था। मेरे पिता एक व्यापारी थे। कई सालों तक पैसे बचाने के बाद हम गाँव के पहले ऐसे परिवार बने जिनके घर पर लोहे की छत थी और पहले ऐसे परिवार बने जिनके पास साइकिल थी। लेकिन एक दिन मेरे पिता को खबर मिली कि एक अमेरिकी तंबाकू कंपनी बड़ी मात्रा में तंबाकू खरीदेगी, तो उन्होंने अपना व्यापार छोड़कर गांव लौटने और तंबाकू उगाने का फैसला किया। उन्हें लगा कि जैसे ही अमेरिकी आएंगे वे बहुत अमीर हो जाएंगे। मुनाफे के लालच में मेरे पिता ने अपना कारोबार छोड़ दिया और खेती करने घर लौट आए। लेकिन साल बीतते गए और वह अमेरिकी तंबाकू कंपनी कभी नहीं आई। हमने जो भी तंबाकू उगाया वह बेकार हो गया। तब मजबूरी में उन्हें फिर से मक्का उगाने पर लौटना पड़ा और ठीक उसी समय तंबाकू कंपनी आ गई। लेकिन वे तंबाकू खरीदने नहीं आए थे, वे जमीन खरीदने आए थे। और मेरे चाचा, जिन पर भारी जुए का कर्ज था, उन्होंने अपना कर्ज चुकाने के लिए अपनी जमीन तंबाकू कंपनी को बेच दी। 2001 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF आया। उन्होंने विश्व बैंक के साथ मिलकर रिपोर्टें जारी की। सारे आंकड़े कह रहे थे कि यह बहुत अच्छी फसल का साल है, इसलिए उन्होंने हमें हमारी अतिरिक्त अनाज दूसरे देशों को बेचने के लिए कहा। पैसे कमाने के लिए हमारे पास उनकी बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि हम दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक थे और हमारी आय का सबसे बड़ा स्रोत अंतर्राष्ट्रीय मदद थी। अगर हम मना करते तो हमें कभी कोई मदद नहीं मिलती। इसलिए किसानों ने आदेश के अनुसार अपनी अतिरिक्त फसल बेच दी। फिर बाढ़ आई और उसके बाद पिछले 20 सालों का सबसे भयानक सूखा पड़ा। पूरा देश अकाल की चपेट में आ गया और उसी समय मैं स्कूल जाने की उम्र में पहुंचा। लेकिन मेरे पिता सिर्फ शुरुआती फीस ही भर पाए थे। स्कूल ने और समय देने से मना कर दिया। अगर अगली सुबह तक बाकी फीस नहीं भरी गई तो मुझे स्कूल से निकाल दिया जाता। जब मैं फीस मांगने घर गया तो मैंने देखा कि मेरे पिता कीचड़ भरे खेतों में तेज बारिश के बीज खोज रहे थे, क्योंकि उस साल बोए गए ज्यादातर बीज एक ही तूफान में डूब गए थे। हमारे जैसे परिवार के लिए पेट भर खाना जुटाना भी मुश्किल था, फीस देना तो बहुत दूर की बात थी। फिर भी मेरे पिता मुझे शहर की तंबाकू कंपनी के पास ले गए, इस उम्मीद में कि हम अपनी बेची हुई जमीन वापस खरीद सकें और फिर से खाना उगा सकें। अकाल में जिंदा रहने की यही हमारी आखिरी उम्मीद थी। लेकिन तंबाकू कंपनी के मैनेजर ने हमें चेतावनी दी कि पैसे बचाकर रखना और अकाल बढ़ने पर खाना खरीदना ज्यादा समझदारी होगी, क्योंकि बाढ़ के बाद हमेशा सूखा आता है और जब वह समय आएगा तब पानी की एक बूंद भी नहीं बचेगी। ऐसे में दोबारा बोना भी बेकार होगा। ये सुनकर मेरे भीतर जिम्मेदारी का एहसास पैदा होने लगा। मैंने तय किया कि मुझे अपने परिवार और अपने गाँव के लिए कुछ करना ही होगा। और तभी मेरी नजर अपने शिक्षक की साइकिल पर पड़ी।